हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन पॉइंट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट नंबर 9 का सब्जेक्ट है इंडियन जियोग्राफी क्वेश्चंस। हमारी आज की वीडियो में इंडियन जियोग्राफी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपी बीएड 2022 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। हमारी वीडियो में एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए चैलेंज है, आप 15 में से 14 प्रश्नों के आंसर सही सही करके देखिए। साथ ही यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के छात्रों के लिए भी ओपन चैलेंज है कि आप 15 में से कम 12 प्रश्न सॉल्व करके देखिए और अपनी दावेदारी गवर्नमेंट सीट के लिए और भी ज़्यादा मजबूत कीजिए। तो बगैर किसी देरी के हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 2011 में हुई जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? ऑप्शन है, पहला 7वीं, दूसरा 15वीं, ऑप्शन नंबर 3 9वीं या ऑप्शन नंबर 4 10वीं। ठीक है, हमें बताना है 2011 जनगणना भारत स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सभी को पता है जनगणना हर 10 साल के अंतराल में होती है। पिछली बार जनगणना 2011 में हुई थी, तो 10 साल बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से जनगणना नहीं हो पाई। तो 2022 में जनगणना होगी, इस बात के आसार हैं। तो इस नज़रिए से ये प्रश्न एसएससी और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद खास बन जाता है। तो इस प्रश्न को हम पूरी विस्तार के साथ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम जनगणना में। तो 1872 में लॉर्ड मेयो, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। ओके, उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के शासन कार्यकाल में भारत में नियमित रूप से पहली जनगणना हुई थी। ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग क्वेश्चंस की तरह पूछे जाते हैं। भारत में जो प्रथम जनगणना है 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। वहीं भारत की जो नियमित पहली जनगणना है, ठीक है, पहली नियमित जनगणना भाई 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी और उसके बाद से हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है भाई, अगर हम बात करें 2011 जनगणना की, ठीक है, तो जो 2011 में जनगणना हुई थी वह भारत की 15वीं जनगणना थी। ठीक है, भारत की 15वीं जनगणना थी, लेकिन हमारा प्रश्न है स्वतंत्र भारत की, ना कि भारत की। ठीक है, हमें भारत की जनगणना नहीं बतानी है। और भारत की अगर हम जनगणना की बात करें तो उसमें 1872 के से लेकर 2011 तक की जनगणना शामिल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत की, तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद कितनी जनगणनाएं हुई हैं वह हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो जो 2011 में जनगणना हुई थी वह स्वतंत्र भारत की ऑप्शन नंबर 1 7वीं जनगणना थी। ठीक है, 7वीं जनगणना 2011 में हुई थी। ओके, अगर हम बात करते हैं 2011 जनगणना की, तो इसमें ये हमारी पहला पॉइंट वही है, भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगर जनगणना 2011 के शुभंकर की बात करें, ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, जो 2011 की जनगणना थी उसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। वहीं 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जो भी छात्र छात्राएं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो उसमें कई बार इस तरह के प्रश्न देखे गए हैं। शुभंकर और आदर्श वाक्य कई बार पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न इस नज़रिए से ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी ऑप्शन पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कर्मनाशा नदी, ऑप्शन नंबर 2 कोसी नदी, ऑप्शन नंबर 3 दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर 4 महानदी। इस प्रश्न का उत्तर हम नीचे से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 महानदी। ठीक है, तो महानदी को ओडिशा का शोक कहते हैं। ठीक है, महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें दामोदर नदी की, तो वेस्ट बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और बात करें ऑप्शन नंबर 2 कोसी नदी की, तो बिहार
ओके, बिहार का जो शोक है कोसी नदी को कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न था भारत का शोक किस नदी को कहते हैं, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्मनाशा नदी। ठीक है, कर्मनाशा नदी जिसे अपवित्र नदी के नाम से भी जानते हैं, भारत का शोक कहलाती है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, व्हीलर द्वीप को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है, पहला जवाहर सागर द्वीप, ऑप्शन नंबर 2 अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन नंबर 3 गांधी द्वीप, या ऑप्शन नंबर 4 स्वराज द्वीप। ठीक है, तो जो व्हीलर द्वीप है ओडिशा में स्थित है और इसे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, व्हीलर द्वीप ओडिशा में स्थित है, इसे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है और इसका प्रयोग भारत मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र के तौर पर करता है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, खुद में एक क्वेश्चन है। ठीक है, केबुल लामजाओ किस झील पर स्थित है। इसमें अगर हम बात करें विश्व के बाद की पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, खुद में एक प्रश्न है और एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, विश्व का जो पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है वह केबुल लामजाओ है और भारत में ही स्थित है। ठीक है, भारत में मणिपुर में स्थित है, मणिपुर राज्य है भारत का, वहां पर ये स्थित है। अब बात करते हैं इस प्रश्न की, तो हमसे पूछा गया है किस झील पर स्थित है, तो हमें बताना है विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ किस झील पर स्थित है। ऑप्शन है लोकटक झील, ऑप्शन नंबर 2 चिल्का झील, ऑप्शन नंबर 3 बुलर झील, ऑप्शन नंबर 4 पुलिकत झील। तो अभी मैंने बताया केबुल लामजाओ मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बात करते हैं हम हमारे ऑप्शंस की। चिल्का इसका उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि चिल्का झील ओडिशा में स्थित है और सबसे बड़ी तटीय लैगून झील भी है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। वहीं बात करते हैं बुलर झील की, तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बात करते हैं अगर पुलिकत झील की, तो ये भी मणिपुर में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 लोकटक झील इसका एकदम सही उत्तर होगा, मणिपुर में स्थित है और विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ भी लोकटक झील पर ही स्थित है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर 1 NH44, ऑप्शन 2 NH07, ऑप्शन 3 NH27 या ऑप्शन 4 NH47A। हमें बताना है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। इसका उत्तर पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, NH44 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का। ठीक है, कल की वीडियो में बताया था मैंने, NH44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे लंबा है। ठीक है, उत्तर में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेके नीचे साउथ में तमिलनाडु कन्याकुमारी तक है और टोटल भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरता है। ओके, वहीं बात करते हैं अगर हम NH27 की, तो वो भी इसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि NH27 भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 NH47A। ठीक है, NH47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप पर है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन कहलाता है, कृषि एग्रीकल्चर फील्ड से संबंधित क्वेश्चन है भूगोल का, मत्स्य पालन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 पीसी कल्चर, ऑप्शन नंबर 2 एपी कल्चर, ऑप्शन नंबर 3 पोमो कल्चर या ऑप्शन नंबर 4 बिट्टी कल्चर। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, अंगूर का उत्पादन बिट्टी कल्चर कहलाता है, अतः प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। फलों का उत्पादन पोमो कल्चर कहलाता है, वो भी इसका उत्तर नहीं होगा। बात करते हैं अगर एपी कल्चर की, तो मधुमक्खियों का उत्पादन, ठीक है, या मधुमक्खियों का उत्पादन क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है, वो भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 पीसी कल्चर जो कि मत्स्य उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर भी होगा, अतः मत्स्य पालन पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है। ओके, हमें बताना है भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर में भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। वहीं अगर हम बात करते हैं भारतीय गन्ना
अनुसंधान संस्थान की, ठीक है। अगर हम भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वह लखनऊ में स्थित है, और भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, ठीक है। अगर हम शिमला की बात करते हैं तो शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। और ऑप्शन नंबर 4 अगर कोट्टायम की बात करें तो कोट्टायम में राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में है। शिमला में राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। लखनऊ में राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है। और कोयम्बटूर की बात करते हैं तो हमारे प्रश्न में पूछा गया भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान वह कोयम्बटूर में है, ठीक है। सॉरी, हाँ, कोयम्बटूर में है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है दमन गंगा सिंचाई परियोजना किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त इकाई है? ऑप्शन हैं गुजरात व राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात व दादर एवं नागर हवेली, ऑप्शन 3 गुजरात व महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो दमन गंगा सिंचाई परियोजना है दमन गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा नदी पर स्थित है गुजरात में, और इसके तहत जो जलाशय बनाया गया है वह वलसाड जिले में स्थित है। गुजरात के वलसाड जिले में इसका जलाशय स्थित है। और बात करें अगर हम कि ये किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त इकाई है तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात व दादर एवं नागर हवेली, ठीक है। इन दोनों राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी संयुक्त इकाई है दमन गंगा सिंचाई परियोजना। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है भारत में प्रथम एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ओके, अगर हम बात करते हैं भारत में पहले एल्यूमिनियम कारखाने की तो 1937 में स्थापित हुआ था वेस्ट बंगाल में, ठीक है। 1937 वेस्ट बंगाल में स्थापित हुआ था। अब कहाँ हुआ था वह बताना है, ठीक है। हम बात करते हैं अगर कुल्टी पश्चिम बंगाल की तो यहाँ पर भारत का पहला लौह इस्पात केंद्र स्थापित किया गया था। आसनसोल पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, ना ही बहरमपुर पश्चिम बंगाल इसका उत्तर है। अतः हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 जेके नगर पश्चिम बंगाल, ठीक है। भारत का जो पहला एल्यूमिनियम कारखाना था 1937 में पश्चिम बंगाल में जेके नगर में स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है आसनसोल और जेके नगर में, ठीक है। तो ध्यान देना भारत का जो पहला एल्यूमिनियम कारखाना है वह जेके नगर में स्थापित किया गया था 1937 में, ना कि आसनसोल में, ठीक है। कई बार कन्फ्यूजन करता है ये पॉइंट, इसको नोट कर लें। वीडियो का अगला प्रश्न है मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान है, विश्व में पूछा जा रहा है, ठीक है। मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान बताना है। ऑप्शन से पहला तीसरा, ऑप्शन नंबर 2 पांचवा, ऑप्शन नंबर 3 चौथा, या ऑप्शन नंबर 4 दूसरा, ठीक है। अगर हम मैग्नीज उत्पादन की बात करते हैं, एमन के उत्पादन की बात करते हैं तो उसमें भारत का स्थान ऑप्शन नंबर 2 पांचवा है, ठीक है। उत्पादन में भारत का स्थान पांचवा है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर 2 पॉइंट है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान पांचवा है जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। वहीं अगर हम इसके विकल्प 4 को देखें, ठीक है, तो विश्व में प्रमाणिक संचित भंडार, ठीक है, मैग्नीज के जो प्रमाणिक संचित भंडार हैं उस दृष्टि में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। जिम्बाब्वे के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है प्रमाणित भंडारों की दृष्टि से मैग्नीज के। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है नेशनल वाटर मार्ग, ठीक है, NW बताना है जो कि भारत का सबसे लंबा है। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है वह इलाहाबाद टू हल्दिया है, ठीक है। इलाहाबाद से हल्दिया का जो वाटर मार्ग है, ठीक है, जल मार्ग है, वह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। 1620 किलोमीटर का, कितने का है? 1620 किलोमीटर की लंबाई का है इलाहाबाद से हल्दिया का जलमार्ग। और इसे, ठीक है, NW1 घोषित किया गया था 1986 में। 1986 में इसे क्या किया गया था? राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था 24 अक्टूबर को, ठीक है। 24 अक्टूबर 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया था इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग को, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 1620 किलोमीटर का है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहते हैं? ऑप्शन है मुंबई,
ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 3 कोयम्बटूर या ऑप्शन नंबर 4 कानपुर। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का मैनचेस्टर पूछा है, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर। ऑप्शंस की बात करते हैं, मुंबई, इसका उत्तर नहीं होगा। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, ठीक है, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3, ये अलग से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें। कोयम्बटूर साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 को नोट करें। कानपुर को अगर हम बात करते हैं, कानपुर की बात करते हैं, कानपुर को नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का बोलते हैं, ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते हैं, साउथ इंडिया का कोयम्बटूर को बोलते हैं। वहीं अगर हम भारत के मैनचेस्टर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, अहमदाबाद को, ओके, अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर। इसके अलावा भारत का बोस्टन भी इसे बोलते हैं, ओके, भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद को बोला जाता है, ओके। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, टाइगर स्टेट कहलाता है, हमें बताना है टाइगर स्टेट कौन सा राज्य कहलाता है भारत का। ऑप्शन है, पहला महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक, ठीक है। तो जो टाइगर स्टेट है, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो इसमें भारत के सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं, ओके, भारत के सबसे अधिक जो नेशनल पार्क हैं 11 वह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क स्थित है, जो कि भारत में सबसे अधिक है किसी एक राज्य के अंदर, ओके, और 6 टाइगर रिजर्व इसके अंदर स्थित है, और 6 इसमें क्या है, टाइगर रिजर्व हैं, इस वजह से इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो इसमें भी 6 टाइगर रिजर्व हैं, उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं और कर्नाटक में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं, ओके। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, पूर्व का पेरिस किस नगर को कहते हैं। हमें बताना है पूर्व का पेरिस किस नगर को कहते हैं। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन 2 पुणे, ऑप्शन 3 मैसूर या ऑप्शन नंबर 4 देहरादून, ओके। हमें बताना है पूर्व का पेरिस। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं। सबसे पहले देहरादून, जहां से ये वीडियो इस वक्त बनाई जा रही है, देहरादून को वन नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, देहरादून को वन नगर के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं देहरादून में अन्य चीज़ों की, तो यहाँ पर FRI, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पर स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ONGC, ठीक है, वो भी देहरादून में ही स्थित है। और इसके अलावा लीचियों का नगर भी देहरादून को कहा जाता है। देहरादून लीचियों के उत्पादन के लिए फेमस है, इस वजह से देहरादून को लीचियों का नगर भी कहा जाता है। ये 4-5 पॉइंट जो भी मैंने देहरादून के बारे में बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी जा चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। हमें पूछा था पूर्व का पेरिस किस नगर को कहते हैं, ठीक है, तो जो पूर्व का पेरिस है, ऑप्शन नंबर 1 जयपुर को कहा जाता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसे गुलाबी नगर के नाम से भी जानते हैं, पिंक सिटी भी जयपुर को कहते हैं, और पूर्व का पेरिस भी जयपुर को ही कहा जाता है, ओके। भाई बात करें अगर ऑप्शन नंबर 2 पुणे की, तो डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है, पुणे डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करते हैं मैसूर की, भारत का काफ़ी ऐतिहासिक जगह है, टीपू सुल्तान और हैदर अली मैसूर से संबंधित हैं, वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है, और इसे कर्नाटक का रतन कहा जाता है, कर्नाटक का रतन मैसूर को कहा जाता है, ओके। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, नालको का पंजीकरण का मुख्यालय, नालको का पंजीकृत मुख्यालय था ये, नालको का पंजीकृत मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है, पहला कोलकाता, ऑप्शन नंबर 2 भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई या ऑप्शन नंबर 4 कोयना। हमें बताना है नालको का पंजीकृत मुख्यालय। अगर बात करते हैं नालको की, ठीक है, तो नालको क्या है, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, नालको कहते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड नालको कहलाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा समन्वित एल्यूमिनियम कारखाना है, ओके, भारत का सबसे बड़ा समन्वित एल्यूमिनियम कारखाना नालको है।
और अगर बात करें हम इसके पंजीकृत मुख्यालय की तो वह भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2, भुवनेश्वर में नालको का पंजीकृत मुख्यालय स्थित है। अगर हम बात करते हैं नालको की स्थापना की तो इसका स्थापना 7 जनवरी 1981 को हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, 7 जनवरी 1981 को इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। बाकी अगर नालको का फुल फॉर्म है की बात करें तो वो है नेशनल एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड। ये नालको का फुल फॉर्म है। ओके, तो गाइज हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो जो भी भाई बहन हमारे साथ लास्ट तक बने हुए हैं उनके लिए एजुकेशन पॉइंट की तरफ से थैंक्स। साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने जितने भी प्रश्न, इन 15 प्रश्नों में से जितने भी प्रश्नों के सही आंसर किए हैं भाई हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार हैं, न्यू व्यूअर हैं, तो आप कृपया करके हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। एजुकेशन पॉइंट लगातार इस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करता रहता है जो कि आपके एग्जाम्स के नज़रिए से बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन ना केवल एसएससी, ना केवल यूपी बीएड के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि अन्य सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी इसी तरह के इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। हमारी पिछली जो 8 वीडियोज़ हैं उनका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। आप लोग वहां से उन वीडियोज़ के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। धन्यवाद।